एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और मैं आपको बता दूं, ये लर्निंग की थ्योरी है। अधिगम का सिद्धांत दिया था जो उसकी एक थ्योरी है जिसे हम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या जिसे हिंदी में हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास या अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस थ्योरी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसके अदर्स नेम भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, और इसको अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा नाम है। ठीक है, तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बात की, तो कॉग्निटिव होता क्या है हमें इससे जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव और इसका मीनिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में हम संज्ञानात्मक कहते हैं। ठीक है, और संज्ञानात मतलब कॉग्निशन इज संज्ञान। ठीक है, तो कॉग्निटिव इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉग्निशन, जो कॉग्निशन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है संज्ञान, विच मीन्स द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। इसका मतलब है कि जो भी हम समझते हैं, जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, समझते हैं किसी चीज़ को थ्रू एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड अपने सेंसेस से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संज्ञान का मतलब क्या है, जो आपकी एक बुद्धि या कह सकते हैं कि मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया है, जिसमें आप किसी चीज़ को समझते हो, उसको उससे ज्ञान लेते हो। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, और इसलिए इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, जो कि एक लर्निंग की थ्योरी है। जैसे आपने जिन प्याजे का पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 4 स्टेज दिया था। और हमने अभी बायगॉस्की का भी पढ़ा था, ये सोशियो कल्चर थ्योरी जो बायगॉस्की ने दिया था, वो है सोशियो कल्चर थ्योरी। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया कि सोशियो कल्चर थ्योरी और जिन प्याजे की थ्योरी क्या है। आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि कॉग्निशन, व्हाट इज कॉग्निशन, तो द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है आपका, वो कॉग्निटिव या कॉग्निशन होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है, अपने टॉपिक पे आता है, वो है कि ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ब्रूनर कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था देखिए अक्टूबर 1 एंड 1915 में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, या कह सकते हैं कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी देकर जो दिया था। और इनका कंट्रीब्यूशन यही था कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में थ्योरी दी थी। ठीक है, ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, और हम बात करते हैं कि ब्रूनर वॉज द वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। जो रचनावादी थ्योरी है, इसके ये फादर थे। ठीक है, ब्रूनर क्या कहते हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ब्रूनर ने क्या कहा था, उसको देखते हैं। ब्रूनर, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट ऑटोनोमस लर्नर्स and this learning by himself is influenced by पियाजे। जो ब्रूनर थे, वो जिन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से भी प्रभावित थे और वैगोस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी से भी प्रभावित है। मैंने मतलब इन दोनों की थ्योरी को इन्होंने पढ़ा, फिर उस कंक्लूजन पे आए, तो ये दोनों से प्रभावित थे। ठीक है, कुछ पार्ट इन्होंने जिन प्याजे से लिया है और कुछ पार्ट इन्होंने बायगॉस्की की थ्योरी से ली और एक थ्योरी बनाई जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं ब्रूनर की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैकल्पिक या हम कह सकते हैं ऑप्शनल कौन था जिन प्याजे की थ्योरी का, तो वो होता है ब्रूनर की थ्योरी। ठीक है, ये एक ऑप्शनल थ्योरी है जो कि जिन प्याजे की है। ठीक है, हम इस नाम से भी जान सकते हैं कि वैकल्पिक थ्योरी या वैकल्पिक सिद्धांत कौन सा है जिन प्याजे का, तो आपका ब्रूनर थ्योरी को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या कहा गया है ये देख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू क्रिएट ऑटोनोमस लर्नर। मतलब ऑटोनोमस का मतलब क्या, कि सेल्फ, मतलब खुद पढ़ना, खुद समझना, लर्निंग टू लर्न, कुछ सीखने के लिए खुद
प्रयास करना। जैसे जिन प्याजे ने बताया कि 4 स्टेजेस बताए थे, कि उसमें बताया था कि बच्चे खुद सीखते हैं, उसमें किसी का इंटरेक्शन कुछ नहीं बताया था। इसने बताया कि इस स्टेज में बच्चा इतना सीखता है, इस स्टेज में बच्चा इतना सीखता है, ऐसे जिन प्याजे ने बताया था। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो खुद हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे जिन प्याजे की थ्योरी से, कि जो सेल्फ लर्नर पे, मतलब ऑटोनोमस लर्नर पे ज़्यादा फोकस किया, कि बच्चों को ऑटोनोमस लर्नर होना चाहिए, मतलब खुद सीखने वाला होना चाहिए। और इन्होंने ब्रूनर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वन ऑफ द बाइगोस्की फैक्ट दैट इज स्कैफोल्डिंग। ये साथ में ही स्कैफोल्डिंग या बाइगोस्की की थ्योरी से भी प्रभावित है, कि स्कैफोल्डिंग मीन्स सोसाइटी और अदर पीपल हेल्प टू इंक्रीज द कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। इन्होंने जिन प्याजे की थ्योरी में बताया कि बच्चों में कुछ कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं पहले से ही, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बाइगोस्की की थ्योरी से इन्होंने लिया था, ठीक है। इनका मानना था कि बच्चों में कुछ कॉग्निटिव होता है, लेकिन उसके मैचुरेशन के लिए, कह सकते हैं उसके विकास के लिए, हमें सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, इसके फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है, जो सपोर्ट होता है वो आपका इसके फोल्डिंग होता है, ऐसे हमने बाइगोस्की की थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रूनर was agree with Vygotsky that language play an important role on mediate between environment stimuli and the individual response। इन्होंने लैंग्वेज पे भी ज़्यादा फोकस किया, जो कि बाइगोस्की ने भी किया था। तो बाइगोस्की के थ्योरी से भी ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी, ठीक है। According to Brunner, one's intellectual ability evolves as a result of maturation, training and experience through a series of the 3 sequences। इनका ये मानना था कि जो बच्चे का बुद्धि है, या कह सकते हैं संज्ञान बुद्धि या कॉग्निशन है, कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जब वो नई वस्तुओं या वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। मतलब अगर किसी बच्चे में बुद्धि है, मान लीजिए उसका उसमें पहले से कुछ बुद्धि है, जैसे कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको मैच्योर करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उसे सोसाइटी की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभव तथा नए वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। मतलब जो उसके पास पहले से है, जो वो जानता है, और उसके बाद जो नई चीज़ें इन्वायरमेंट या सोसाइटी के साथ वो किस तरीके से समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो आपका इन्होंने बताया था, ठीक है, जो कि बाइगोस्की और जिन प्याजे की थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लाइक जिन प्याजे, ब्रूनर बिलीव्ड इन स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। इन्होंने भी जिन प्याजे की तरह डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए हैं सीखने के। तो वो स्टेजेस क्या होते हैं, इनको 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। इन्हें जिन प्याजे का 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो फर्स्ट आपका जो फेज है, वो आपका मोड है, वो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, या इसे हम एक्शन बेस्ड कहते हैं। दूसरा है आपका आइकनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे इमेज बेस्ड कहते हैं। तीसरा आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे लैंग्वेज बेस्ड कहते हैं। तो आपका ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा स्टेज है, वो हम मोड है, या कह सकते हैं जो मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन था इनका। फर्स्ट स्टेज जो बताया था ब्रूनर ने, इसे इनएक्टिव या हिंदी में इसको सक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एक्शन बेस्ड होता है, मतलब क्रिया के आधार पर, ठीक है। ये जो स्टेज होता है, या बर्थ से 1 ईयर या 3 ईयर्स तक का होता है, या बर्थ से लेकर 3 ईयर के बीच का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्टेज है, ये पहला स्टेज है, ठीक है। ये पहला स्टेज बताया, जो कि पहले स्टेज में पहला स्टेज है जो बच्चों में दिखता है। और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट स्टेज। इसे हम मूर्त अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये मूर्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसे समझ लीजिए। इट इन्वॉल्व्स इनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इट इन आवर मेमोरी। ये जो कि हम एक्शन करके जो सीखते हैं, वो इसमें आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जो एक्शन आप करता है जो बच्चा, वो आता है, चाहे वो बड़ा भी कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट एज अ मसल मेमोरी, अ बेबी माइट रिमेंबर द एक्शन ऑफ सेकिंग अ रैटल। देखिए, जो मसल्स मेमोरी होती है, जो मांसपेशियों की मेमोरी होती है, कि बच्चे को पता है कि अगर हम एक्शन बेस्ड बताया कि ये कोई रैटल या झुनझुना, जिसे हिंदी में कहते हैं, कि ये रैटल है, इसको हिलाने से ये आवाज़ करता है, इसमें से कोई साउंड आता है, ठीक है, एक्शन। इसको ये रिमाइंड मेमोरी इसकी ऐसी क्रिएट हो गई है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पुस्तक है, वो पुस्तक को हिलाएगा, वो बुक्स को ऐसे हिलाएगा, तो मसल्स का अपना प्रयोग कर रहा है। तो उसको पता है कि अगर मैं
हाथ से हिलाऊंगा तभी ये हिलेगा। तो इसकी एक मेमोरी बन गई है कि वो अगर झुंझुने या रैटल को हिलाएगा तो वो हाथ से हिलाएगा, क्योंकि मसल्स से हिलेगा, उसको ये मेमोरी उसके अंदर क्रिएट हो गई है, इसलिए इसे इनएक्टिव फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेटिंग यूज्ड टू स्टेज इन मैथ्स एजुकेशन और पेपर पॉइंट्स एक्सेट्रा। जैसे मैथ्स में बच्चे को सिखाने के लिए पॉइंट्स वगैरह यूज किया जाता है कि इतना इतना होता है, एनीथिंग टेंजिबल जो उसे वो टच कर सकता है, जो उसे जिस ऑब्जेक्ट को वो टच कर सकता है वो यूज होता है। तो एक्शन बेस्ड होता है, मतलब मान लीजिए हम ही क्या होता है कि हम कैमरा को होल्ड करते हैं, ठीक है, लाइक हम कैमरा को होल्ड करते हैं, जो कि हमें पता है कि हम होल्ड करेंगे तभी उससे फ़ोटो क्लिक होगी, तो हमारी मेमोरी में बन गई है कि हमको कैमरे को होल्ड इस तरीके से करना है अपने मसल्स का यूज करके, ठीक है, मांसपेशियों का यूज करके, तो इस तरीके का होता है इसमें, तो इसीलिए इसे आइकन इनएक्टिव कहते हैं। अदर एग्जाम्पल देख लीजिए कि बेबी ग्रैबिंग ऑन टू एन ऑब्जेक्ट is its muscle memorizing how to hold on something, muscles memory। मतलब वो जानते कि किसी चीज़ को कैसे होल्ड करें, जो कि एक्शन बेस्ड होता है। ही नोज दैट कि जो अपने मसल्स का यूज कैसे करने हैं वो जानता है। जैसे कि एक एडल्ट में कैमरा को कैसे होल्ड करना है, ऑपरेट करना, वो भी एक एक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेज है उसकी बात करते हैं, वो होता है आइकॉनिक स्टेज, जो कि हिंदी में से प्रतिबिंबात्मक या दृश्य प्रतिमा अवस्था भी कहते हैं। इसे पिक्टोरियल स्टेज भी कहा जाता है। पिक्टोरियल क्यों, इसके हम पिक्चर के थ्रू कुछ समझते हैं, ठीक है। या दूसरा स्टेज होता है, ये स्टेज हो सकता है 3 to 6 ईयर्स के बीच में माना जाता है। इसको हम ऑल्सो पिक्टोरियल स्टेज या फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स इमेज और अदर विजुअल्स टू रिप्रेजेंट द कॉन्क्रीट सिचुएशन। ये भी एक मूर्त अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि पिक्चर्स आपके सामने रखा जाता है और आपको समझना होता है। जैसे कि एक बच्चे के सामने एक बुक रख दी गई, बच्चे को अभी पढ़ना कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा क्या करता है, इन पिक्चर्स को देखकर इसको अपनी मेमोरी बना लेता है। बच्चे को ज़्यादातर हम देखते हैं कि डायग्राम पिक्चर से ही सब चीज़ें समझ आती हैं, तो उसको याद हो जाती हैं, जो कहानी होती है पिक्चर्स के माध्यम से उसको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं उसकी मेमोरी में आ जाती है, उसकी मेमोरी मतलब वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो जल्दी कैच कर लेता है पिक्चर्स के थ्रू। मान लीजिए कोई कहानी सुना रहे हो आप, अगर आप बुक्स में देखते हो कि बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं, बच्चा इस लिखे हुए को नहीं समझ पाता जितना कि इस डायग्राम को वो कैच कर लेता है। तो ये पिक्चर्स के माध्यम से आपकी मेमोरी को क्रिएट की जाती है, जिसमें बच्चा पिक्चर्स देख कर समझ जाता है। जैसे हम ही बड़े हैं, हमारे साथ भी क्या होता है कि अगर हमें बायोलॉजी पढ़नी है, तो हमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का बता रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें बोलने से उतना समझ नहीं आता। अगर हम पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे कि ये हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा स्टमक है, तो इसके माध्यम से हम समझते हैं, तो ईजी हमें जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, अ चाइल्ड मेमोराइजिंग व्हाट अ डॉग इज बाय लुकिंग एट इमेज ऑफ डॉग। वो एक डॉग को पहचानता है बाय, मतलब उस पिक्चर्स को देख के उसको मेमोराइज करता है कि ये डॉग है। जैसे छोटा बच्चा पता नहीं होता कि एप्पल क्या है, अगर उसको इमेज दिखाया जाएगा तो ये समझ लेता है ये एप्पल है। ये सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो बच्चा है वो समझ जाता है कि क्या होता है, ठीक है। अगर बच्चे को कोई एनिमल्स की पिक दिखा जाती है और उसको समझ आ जाता है ये डॉग है, उसको देख के वो मेमोराइज कर लेता है। और एडल्ट्स में भी यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है, हम डायग्राम के थ्रू जल्दी समझते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेज इज सिंबॉलिक स्टेज, और जिसे सांकेतिक या लैंग्वेज बेस्ड अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, मतलब इसको हम अमूर्त अवस्था कहते हैं। अभी तक हमने दो मूर्त अवस्था जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट होता है उसको हम मूर्त चीजें कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द लास्ट स्टेज टेक्स द इमेज फ्रॉम सेकेंड स्टेज एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग वर्ड्स एंड सिंबल। अब हम क्या करते हैं इसमें, सिंबल्स, वर्ड्स, लैंग्वेज यूज करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। और ये स्टेज क्या होता है, 6 to आपके लाइफ टाइम तक चल सकता है ऑनवर्ड्स, ठीक है। The use of word and symbol allows the student to organize information in the mind by relating concept together। किसी चीज़ को समझने के लिए वर्ड्स और सिंबल
को यूज करता है, कोड्स यूज करता है उसको याद करने के लिए। जैसे हम बड़े होते हैं, किसी कंप्यूटर की चीज़ों को समझ लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें रिटन चीज़ें जो होती है उसको हम लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं और उसको याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। And the word and symbols are abstractions, they do not necessarily have a direct connection to the information। जो words होते हैं वो मे बी अमूर्त होते हैं। तो अमूर्त क्या होती है, जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती तो उसको भी हम अपने माइंड में सेव कर लेते हैं, मेमोरी हो जाती है हमारे माइंड में। For example, a number is a symbol used to describe how many something there are, but the number itself has a little meaning without the understanding of it means for there to be that number is of something। Other example would be variables such as x, y और mathematics symbols such as plus, minus। ये जो symbols होते हैं इनको हम समझते हैं कि ये नंबर समझना स्टार्ट कर दें मैथ्स में, हम मतलब कोड लैंग्वेज समझना स्टार्ट कर देते हैं, उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। चाहे मैथ्स में ही आप देख लो तो हम उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं जो मैथ्स के सिंबल्स होते हैं उसको हम समझना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल ये थ्री सीक्वेंस थे, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन था जो ब्रूनर ने बताया था। और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है इसी सीरीज में दिया जाता है। फर्स्ट जो आपका सीक्वेंस है इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबल, इस तरीके से ये क्रम चलता है। और ये तीनों क्रम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जीन पियाजे का था, जीन पियाजे और ब्रूनर के थ्योरी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ब्रूनर ने इसको 3 स्टेज बताया था या 3 मोड्स बताया था रिप्रेजेंटेशन की। तो इन द ब्रूनर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द नेक्स्ट मोड डज नॉट रिप्लेस द फॉर्मर। इसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेज है वो आपके दूसरे स्टेज को रिप्लेस नहीं करता कि नहीं पहले आपका ये स्टेज है तब ये आएगा, ऐसे डेवलपमेंट की एक सीरीज नहीं है। ये कोई भी स्टेज मतलब एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मसल्स स्टेज है, ये आपके लाइफ में कभी भी हो सकता है। जैसे कि आप कैमरा को होल्ड कर रहे हो, जब आप बड़े भी हो रहे हो तभी इसका प्रयोग कर रहे हो, इस एज में भी आप इसको प्रयोग करोगे, मतलब इस स्टेज में भी इसका प्रयोग करोगे। अगर आप सिंबल जैसे आप पिक्चर्स देख के रेस्ट कर रहे हो और इस स्टेज में जाते जाते भी आप क्या करोगे, इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो। तो मतलब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रही है कि इस स्टेज को पहले आएगा ये दूसरा आएगा, इस तरीके से नहीं है कि इस स्टेज में बस हम इतना ही करेंगे ये दूसरे में नहीं जा सकता। ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चाहे वो सिंबल का हो तो सिंबलिक आप आज भी प्रयोग करते हो, और चाहे वो पिक्टोरियल हो वो भी आजकल आप लोग पढ़ने में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। कोई भी आपको डायग्राम के थ्रू अभी भी पढ़ाया जाता है, चाहे आप बड़े हो गए हो, ये भी अभी यूज किया जाता है, मसल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इनएक्टिव तीनों स्टेज कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्टेज को रिप्लेस करेगा तो ये स्टेज में रिप्लेस ऐसा नहीं होता। जबकि जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही थी। जैसे पहला स्टेज जो उन्होंने बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, ये इसका एक 0 to 2 ईयर्स या 0 to ईयर्स बताया था। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को अगले स्टेज को रिप्लेस करती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।